गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह मैं लेके आ गया हूँ टॉपिक वाइज पॉलिटी की क्लास। ठीक है, तो एक क्लास में हम लोग एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही क्लास में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देना, वो बेतुकी बातें होती है। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। जो रिटन रूल्स है उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब देखो, पावर शेयरिंग समझते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर जो लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो अप्लाई करता है, और जुडिशरी टू एक्सप्लेन द लॉ एंड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन दैट। ठीक है, जो लॉ को एक्सप्लेन करता है और उसमें कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करता है। ठीक है, 3 लेवल का होता है। एक हो सेंट्रल में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कौन होता है? पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, ये हेडेड होता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि संविधान कैसे बना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो होता क्या है कि 1599 में जॉन मिल्डनहाल इंडिया आता है। ठीक है, बाय रोड आता है। किसके कोर्ट में? अकबर के कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद अकबर के ही कोर्ट में रॉल्फ फिंच आते हैं। उसके बाद देखता है इंडिया का शान और शौकत, तो एक ट्रेडर्स ग्रुप जिसका नाम मर्चेंट एडवेंचर है वो जाता है अपना क्वीन एलिजाबेथ टेलर के पास। ठीक है, बोलता है कि मुझे इंडिया में बिजनेस करना है। तो 31 दिसंबर 1600 को 15 ईयर का चार्टर उसको पास करता है। चार्टर क्या है? एक एक्ट है। ठीक है, तो इसका वो नाम हो गया द चार्टर ऑफ 1600। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? 15 साल तक ट्रेड मोनोपोली मिलता है इसका। और इस कंपनी का कैपिटल था 30,133 पाउंड। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन, उसका नाम क्या पड़ा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। मेंबर कितने थे? 217 मेंबर। उसके बाद इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज था आपका, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, मतलब मेन जो था आपका। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन टू काउंसिल। एडमिनिस्ट्रेशन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो काउंसिल को दिया गया। ठीक है, जिसको क्या बोला गया? कॉल्ड गवर्नर्स एंड हिज काउंसिल। ठीक है, और गवर्नर ऑफ हिज काउंसिल में कौन कौन आएगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा। ठीक है, और काउंसिल में हो गया गवर्नर, हो गया डिप्टी गवर्नर, हो गया और 24 अदर मेंबर थे उसमें। उसके बाद 16 एक नोट करके एक पॉइंट है, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और पहला फैक्ट्री अपना डालते हैं सूरत में। ठीक है, और 1615 में सर थॉमस रो इंडिया आते हैं। देखो, देयर वॉज गवर्नर, डिप्टी गवर्नर एंड 24 मेंबर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेन आपका यहीं से है। कंपनी रूल 1773 टू 1857 तक पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट फेज, ठीक है, दूसरा हो जाएगा, पहला हो गया फर्स्ट फेज आपका कंपनी रूल। सेकंड फेज हो जाएगा आपका क्राउन रूल जो 1858 से लेकर के 1947 तक आ चलेगा। तो पहला एक्ट जो आता है 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये पढ़े ही हम लोग। उस टाइम ब्रिटेन का पीएम कौन था? लॉर्ड नॉर्थ था। ठीक है, और ये कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे आते हैं? तो सीक्रेट कमेटी। इसका एम क्या था? टू हैव कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी इन बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, कि कंट्रोल करना ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में भी और ब्रिटेन में। टू मिनिमाइज करप्शन इन कंपनी। वैसे तो कंपनी आपका 1600 में चार्टर बन करके आया था ट्रेड मोनोपोली के साथ। ठीक है, लेकिन वो लोग बिजनेस करने के बाद अपना करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये एक्ट पारित करके भेजा गया था। ठीक है, और कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 इंस्टीट्यूट बनाया गया। पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें 24 मेंबर्स थे, और दूसरा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जिसमें दे चूज 24 मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर जाएंगे, उसको चूज करने का काम किसका था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का। ठीक है, इसमें पहला काम क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कौन था लास्ट गवर्नर? पूछा जाएगा, अगर लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हो तो वॉरेन हास्टिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, 1772 टू 1785। नेक्स्ट काम क्या हुआ कि 1774 में एक सुप्रीम को इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में, जिसका चीफ जस्टिस था लॉर्ड एलिजा इम्पे, और 3 अदर जजेस थे, लॉर्ड हाइट, लॉर्ड चैम्बर्स एंड लॉर्ड लिमिस्टर। ठीक है, और आपका ट्रेड विदाउट लाइसेंस जो था उसको बैन कर दिया गया, और टेकिंग गिफ्ट ऑल्सो बैन, गिफ्ट लेना भी बैन कर दिया क्योंकि गिफ्ट के नाम पे ये लोग रिश्वत लेते थे। 2 मेन सेंटर आपका था इंडिया और ब्रिटेन में। ठीक है,
कोड ऑफ डायरेक्टर और कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स का। ये किसका पार्ट था? पार्ट ऑफ होम गवर्नमेंट। टर्म 1 ईयर का होता था CEO ऑफ कंपनी। अब उसमें देखिए कुछ 1773 का जो एक्ट आया उसी के बाद 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। उसमें क्या हुआ कि द गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता गॉट द राइट टू मेक लॉज फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो कलकत्ता का गवर्नर था, मतलब बंगाल का बेसिकली बोल सकते हैं, वो आपका लॉ बना सकता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों प्रोविंसेस के लिए। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता गॉट फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा ये गवर्नर ऑफ कलकत्ता पे, मतलब कोई भी डिसीजन वो खुद से ले सकता है। गलती से गवर्नमेंट लिखा गया, लेकिन यहाँ पे गवर्नर होगा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें क्या था? द ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेपरेटेड, मतलब ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों आपका कंपनी वाला ही चला रहे थे। तो इसमें क्या किया? सेपरेट कर दिया गया। ट्रेड आ गया आपका अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इंग्लैंड में अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गया। ठीक है, जिसमें 6 मेंबर हो गया। द मेंबर इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वर रिड्यूस फ्रॉम 4 to 3। मेंबर जो काउंसिल था गवर्नर जनरल में, उसको 4 से 3 कर दिया गया, मतलब घटा दिया गया। अब कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन इंग्लैंड, एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया इंग्लैंड में फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ कंपनी इन इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया में वर्क कर रहे हैं, वो रिश्वत ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसके लिए बनाया गया। मतलब उसका सारा डिस्प्यूट्स को वहाँ सुना जाएगा। ये आपका था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में जो चीज़ हुआ। और एक हुआ था लास्ट चीज़, इट मेड कंपलसरी टू टेक परमिशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर डिक्लेयरिंग वॉर एंड पीस। कभी भी अगर वो आपको वॉर डिक्लेयर करना है, पीस डिक्लेयर करना है, तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेनी एकदम ज़रूरी होगी। नेक्स्ट आ गया आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि आता है 1786 में। इसमें क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गॉट द पावर टू कैंसिल द डिसीजन टेकन बाय हिज काउंसिल। मतलब इसमें एक तो अलग ही पावर दे दिया कि गवर्नर जनरल जो होगा उसका काउंसिल जो मिल करके भी डिसीजन लेगा उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। वाह भैया, मतलब हम ही राजा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द चीफ आर्मी ऑफिसर इन बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल जो था वो आपका चीफ आर्मी ऑफिसर बन गया बंगाल का। नेक्स्ट आता है 17, सबसे पहला एक देखिए चार्टर्ड का 1773 का रेगुलेटिंग है, उसके 20 साल बाद आता है आपका 1793 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक है। इसमें क्या था? ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था उसको फिर से 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। और जो सैलरी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटेन से दिया जाता था उसको इंडियन रेवेन्यू से देना शुरू हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिटन लॉज अप्लाइड, उसके बाद क्या हो गया? रिटन लॉ से ही कानून चलेगा यहाँ पे, वो हो गया। 21 अप्रैल 1793 को ये हुआ था। ठीक है। उसी टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट गॉट द राइट टू एक्सप्लेन रिटन लॉ, सुप्रीम कोर्ट को ये राइट मिला कि वो जो भी रिटन लॉ है उसको एक्सप्लेन करे। और इसी में रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस की स्थापना भी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का चार्टर में क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज आता है अराइव इंडिया टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज आपका इंडिया आते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन 1 लाख रुपीज़ पर एनम वाज सैंक्शन फ्रॉम रेवेन्यू। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। मीन्स इंडियन एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपया दिया गया वो इंडियन रेवेन्यू से। वो पैसा लगा कि नहीं लगा, कहाँ गया, किसी को कुछ नहीं पता। और द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड एक्सेप्ट ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड ऑफ चाइना। मतलब जो अब तक चले आ रहा था आपका कि ट्रेड मोनोपोली था कि 20 सालों तक हर बार बढ़ा दिया जाता, तो वो ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी अदर कंपनी यहाँ पे इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ किसको छोड़ा? ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड ऑफ विथ चाइना, चाइना के साथ ट्रेड और ट्रेड ऑफ टी। फिर आता है 1833 का चार्टर। इसमें क्या होता? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी वाज एबोलिश्ड, पूरी तरह से इसमें
एबोलिश कर दिया, मतलब चाय के साथ जो व्यापार था और चाइना के साथ जो व्यापार था उसको भी ख़त्म कर दिया था। अब देखिए, 1 मेंबर एडेड इन काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है, 3 to 4। पहले 4 से 3 किया गया था, एक कम किया गया था, फिर से एक बढ़ा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ओवर इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन फिर से आपका कंपनी का इंडिया में 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। 1834 में क्या होता है, ए लॉ कमीशन वाज मेड, एक लॉ कमीशन बनता है जिसका चेयरमैन लॉर्ड मैकॉले होता है, ठीक है। और 1835 में मैकॉले मिनट्स आता है, उसमें क्या बोला गया था कि इंग्लिश बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मतलब इंग्लिश को इंडिया का ये राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। स्लेवरी वाज डिक्लेयर अगेंस्ट लॉ, मतलब स्लेवरी को अगेंस्ट लॉ डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब लॉ के अगेंस्ट है ये, मतलब कोई भी गुलामी नहीं रख सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 1853 का चार्टर, इसमें क्या था, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेपरेटेड, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो लेजिस्लेटिव मतलब लॉ वाला और जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है और जो लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है वो दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, पहले दोनों एक ही कर रहे थे। उसके बाद टू मेक लॉज को बनाने के लिए ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, इसमें 12 मेंबर थे। मेन वर्क क्या था इसका, मेक लॉ विथ परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉ बनाना गवर्नर जनरल की परमिशन पे। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज अपॉइंटेड इन बंगाल, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ बंगाल में। रिटन एग्जामिनेशन वाज स्टार्टेड फॉर ICS, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए रिटन एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो गया 1853 में। और ये आया कब था ICS, 1793 में, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 24 मेंबर से 18 मेंबर हो गए, 6 मेंबर्स को हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1857 का देखते हैं, आपका ये कंपनी रूल ख़त्म हो गया, वह क्राउन रूल शुरू होता है 1858 से 1947। अब कंपनी रूल से क्राउन रूल शिफ्ट क्यों हुआ, इसका मेन रीज़न है कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें, क्योंकि बहुत हर जगह से विद्रोह हो गया था, तो क्राउन ने आकर के बोला कि तुम लोग शासन नहीं कर पा रहे हो, अब सब कुछ कंपनी ही देखेगी, सॉरी क्राउन ही देखेगी, ब्रिटिश क्राउन। तो 1858 से 1947 में तक हम लोग पढ़ेंगे। तो 1857 जब हुआ था ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडिया में, तो उस टाइम ब्रिटिश का PM कौन था, लॉर्ड पैम्स्टन। और अब देखते हैं 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1858 में ब्रिटिश PM कौन बन गया, लॉर्ड डर्बी बन गया, ठीक है। पहले 1850 में कौन था, लॉर्ड पैम्स्टन, उसको हटा करके 1858 में लॉर्ड डर्बी बन गए। उसके बाद 2 अगस्त 1850 में क्या है, सिग्नेचर ऑफ क्वीन विक्टोरिया सिग्नेचर करती है और दिस एक्ट वाज नॉन एज प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और इस लॉ को क्या बोला गया, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, मतलब क्वीन विक्टोरिया की राजघोषणा। 1 नवंबर 1850, और इसका स्पीच कहाँ दिया गया था, तो 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क इलाहाबाद में, ठीक है, जिसको पढ़ा किसने था, रीड बाय लॉर्ड कैनी, ठीक है। इसमें क्या क्या काम था वो देखते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर टर्मिनेटेड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको टर्मिनेट कर दिएगा। और न्यू पोस्ट मेड कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एक नया पोस्ट बना गया जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला गया, मतलब ऑल पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज गिवन टू हिम, मतलब जितना भी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पावर था वो किसको दे दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। इसमें कितने मेंबर थे, 15 मेंबर्स, ये इंडियन काउंसिल से। अब देखते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी मेंबर होगा और ब्रिटिश कैबिनेट का भी मेंबर होगा। उसके बाद ही वाज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल मेड, जिसमें कितना था, 50 मेंबर था, वेयर 8 वाज इलेक्टेड बाय क्राउन एंड 7 वर इलेक्टेड बाय डायरेक्टर ऑफ, मतलब 8 सीधा सीधा क्राउन इलेक्ट करेगी और 7 आपका डायरेक्टर ऑफ कंपनी इलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंडियन काउंसिल बोथ टुगेदर कॉल्ड होम गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडियन काउंसिल दोनों को मिला करके होम गवर्नमेंट बोला गया। द सैलरीज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंडियन काउंसिल वाज स्टार्टेड फ्रॉम पेइंग फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, और सैलरी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था और इंडियन काउंसिल उसको कहाँ से देने जाना है, तो भारतीय राजस्व से, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जब 1858 का जो एक्ट आया उसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया। पहला कौन बना, लॉर्ड कैनिंग।
और 1860 में पहला बजट आता है, ठीक है, फर्स्ट बजट इंडियन बजट कैम प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन, जिसको किसने प्रेजेंट किया था, जेम्स विल्सन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या होता है, इन 1861 वाइसरॉय ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू डिक्लेयर एन ऑर्डिनेंस, मतलब वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास पावर आ गया था कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, दैट मीन्स ऑर्डिनेंस। 1861 में क्या था, आईपीसी एंड सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये दोनों आया गया था, ठीक है। और कुछ कुछ वर्क है, देखते हैं। वाइसरॉय गॉट द पावर टू इंक्रीज मेंबर फ्रॉम 6 to 12, ठीक है, मतलब वाइसरॉय को पावर मिला कि वो मेंबर को 6 से 12 कर सकता है इन हिज काउंसिल, ठीक है। 1863 में क्या होता है, 3 हाई कोर्ट बनता है आपका, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या क्या काम आया, लॉर्ड कैनिंग स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम, लॉर्ड कैनिंग आपका पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया एंड एज पर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, और इसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ इंडियन डिपार्टमेंट का। कैबिनेट सिस्टम लाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में। एज पर दिस इस एक्ट में क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास अगेन गॉट द राइट टू मेक लॉज, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास गवर्नमेंट को फिर से राइट मिल गया कि वो लॉ बना सकते। पहले क्या था कि बंगाल वाला ही तीनों प्रेसिडेंसीज को कैरी करेगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि इस लॉ में जो आया आपका, उसमें क्या किया, एज में ये कैबिनेट सिस्टम बाय लॉर्ड कैनिंग 1862 में जो आया, उसमें कर दिया है क्या, इस एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास भी अपना राइट खुद से बना सकते हैं। 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया 1862 में बंगाल में, 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, और 1897 में पंजाब में। अब आके देखते हैं 1885 कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वर टेकन फ्रॉम यूएसए, फाउंडर कौन था आपका, एओ ह्यूम था। वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। और फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इसका, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसमें टोटल कितने मेंबर थे, 72 मेंबर। और 1891 में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम इसका, मतलब कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया, मतलब 6 सालों बाद। इसके द्वारा बाय दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखते हैं 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या था, एज पर दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इलेक्शन वर्ड वाज यूज्ड, ठीक है। 1892 में क्या था, पहली बार इंडिया में इलेक्शन वर्ड का यूज किया गया। इलेक्शन प्रोसेस एक्सेप्टेड इन इंडिया, ठीक है। 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट में ही इलेक्शन प्रोसेस को एक्सेप्ट किया गया इंडिया में, जो कैसा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। नेक्स्ट, इंडियन गॉट द राइट टू डू डिबेट ऑन बजट बट दे डिड नॉट गेट द राइट टू वोट, ठीक है। मतलब इंडियन को राइट मिल गया कि वो डिबेट कर सकते बजट में, लेकिन वोट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ इंडियन मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज इंक्रीज, मतलब सेंट्रल इंडियन का नंबर बढ़ा दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेचर में, पहले कम था। अब 1899 से लेकर के 1905 में आपका वाइसरॉय बन के आते हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और 1905 में हमारे क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये अप्लाइड इन 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। उस दिन शोक दिवस मनाया गया था, और सॉन्ग अमर सुमन बांग्ला बाई रविन्द्रनाथ टैगोर गाया गया था, ठीक है। रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। 1905 में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर 1906 में आपका मुस्लिम लीग बना। इसका फाउंडर कौन था, आगा खान एंड सलीमुल्लाह खान इन ढाका। 1907 में सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस होता है, जिसका चेयरमैन कौन होता है, रास बिहारी बोस। और जिसमें क्या होता है, कांग्रेस डिवाइडेड इन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, मतलब। अब आ जाता है आपका 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी क्या बोला जाता है, ठीक है। इसको भेजा गया था फॉर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के आधार पर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम मेंबर बिकेम 69 हो गया। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल में जैसे बम्बई, मद्रास, बंगाल, यूपी में मैक्सिमम मेंबर कितना कर दिया, 50 कर दिया। मुस्लिम ऑफ इंडिया गॉट ए सेपरेट इलेक्टोरल एंड स्पेशल वोट राइट। मुस्लिम ऑफ इंडिया का जो मुस्लिम था उसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला और स्पेशल वोट राइट मिला। और बॉम्बे, मद्रास, बंगाल प्रोविंस के अलावा अदर प्रोविंस में मैक्सिमम 30 मेंबर था आपका।
प्रोफेशनल एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, ये तो पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर इंक्लूडेड इन इंडियन काउंसिल, पहली बार इंडियन मेंबर को इंडियन काउंसिल में ये शामिल किया गया, ठीक है। काउंसिल ऑफ वाइसरॉय कौन था? एसपी सिन्हा, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, इंडियन गॉट द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन बजट। और इस एक्ट में क्या होता है, ये आपका 1909 में, कि इंडियन को राइट मिलता है कि वो बजट पे क्वेश्चन भी कर सके। अब उसी बीच कुछ कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि 1914 में आपका पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें पहला ग्रुप था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, टर्की, और सेकंड ग्रुप था ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया। 1916 में आपका लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, जिसको लखनऊ पैक्ट बोला जाता है, जिसका चेयरमैन कौन था? अंबिकाचरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ? पैक्ट बिटवीन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में भी समझौता हुआ और दोनों एक साथ आ गए, मतलब सब मिल गए। 1917 में क्या हो गया? मोंटेग्यू प्रोक्लेमेशन आया, आफ्टर वॉर इंडिया विल बी डोमिनियन स्टेट, ठीक है। बोला कि 1917 में बोला हमको आज़ादी दो, क्योंकि देखिए पहला वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें इंडिया शामिल हुआ था ये ग्रुप 2 में ब्रिटेन के साथ, इसलिए क्योंकि बोला गया था कि इसके बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो फ्लो में सब शामिल हो गया, लेकिन बाद में बोला कैसी आज़ादी, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जा करके आपका लखनऊ सेशन में सब मिले, उसके बाद फिर हड़ताल वगैरह करके आपका 1917 में ब्रिटिश लोग पूरा परेशान हो गए और मोंटेग्यू प्रोक्लेमेशन को भेजा, मतलब जब वॉर ख़त्म हो गया इंडिया विल बी डोमिनियन स्टेट, ठीक है। और फिर आता है आपका 1919 में मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। इसमें क्या था? सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हिज काउंसिल वाज स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम ब्रिटेन। जो आपका इंडियन रेवेन्यू से दिया जा रहा था वो फिर से आपका ब्रिटेन से दिया जाने लगा। इंडियन काउंसिल में जो मिनिमम 8 मेंबर और मैक्सिमम 12 मेंबर्स कर दिया गया। और सेक्रेटरी के हेल्प के लिए एक नया पोस्ट बनाया गया, जिसको हाई कमिश्नर बोला गया। पहली बार फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, जिसमें वुमेन गॉट द राइट टू वोट, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 हाउस बनाया गया, ठीक है, बाई कैमरल था। लेजिस्लेचर काउंसिल रिनेम एज स्टेट काउंसिल, और लेजिस्लेचर काउंसिल का नाम रिनेम करके स्टेट काउंसिल कर दिया, अपर हाउस, ठीक है, जिसमें 60 मेंबर था। और सेंट्रल लेजिस्लेचर है असेंबली, लोअर हाउस 145 मेंबर्स उसमें। 1990 में क्या होता है? डायरकी वाज अप्लाइड इन प्रोविंसेस में डायरकी लगा। 1919 टू 1931 मतलब डुअल गवर्नमेंट। प्रोविजन ऑफ फाउंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब प्रोविजन कर दिया फाउंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस। सेंट्रल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम स्टेट बजट, सेंट्रल बजट को स्टेट बजट से सेपरेट कर दिया था। इसी में आया था आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल का पोस्ट। नेक्स्ट नवंबर 97 में क्या हुआ? 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन आया, जिसमें 7 मेंबर थे, ऑल ओवर ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आए थे, अराइव्ड हुए थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था उसमें? लॉर्ड बुरकनहेड, ठीक है। तो उसमें सबको इसका बहिष्कार किया, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं थे। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं, ये रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसमें जो उसको क्या बोला जाता है? ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखें 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखते हैं। ये क्या है? बिगेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एंड मोस्ट कंपेल रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेंड बाय ब्रिटिशर्स। इसमें क्या था? मोर देन 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम दिस एक्ट, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसका 70% इसी से लिया गया है। दिस वॉज लास्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्ट सेंट टू इंडिया, ठीक है। ये लास्ट था और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा जटिल था जो इंडिया भेजा गया था। इसमें कितने थे? 14 पार्ट्स थे, 10 शेड्यूल थे और 321 आर्टिकल्स थे, ठीक है। इसमें क्या होता? पहला चीज़, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रोविंस था, 6 ब्रिटिश कमिश्नरी था, और आपका जा करके प्रिंसली स्टेट्स था। डायरकी ऑफ प्रोविंसेस वाज एबोलिश्ड एंड डायरकी इज सेंट्रल इस्टेब्लिश, मतलब जो प्रोविंस में डायरकी था उसको हटा दिया गया और सेंट्रल में डायरकी लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो अब तक कलकत्ता में था उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और इन दिल्ली में क्या हुआ? फेडरल कोर्ट बनाया गया। स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम अक्टूबर 1937 से अपना काम शुरू किया। और टोटल कितने थे? 7 जजेस थे, एक आपका चीफ जस्टिस हो जाएगा और 6 अदर जजेस। पावर्स क्या हुआ? डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड प्रोविंस में पावर का डिवीजन हुआ। और 3 लिस्ट आपका यूनियन हो गया, प्रोविंशियल और कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन में 59 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट थे, प्रोविंशियल 54 और कंकरेंट में 36 सब्जेक्ट थे। अब देखते हैं 1 अप्रैल 1935 में क्या हुआ, आरबीआई आपको बना। उसी में और दूसरा काम क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 11 लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 6 प्रोविंसेस बन, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो इस्टेब्लिश, यूनाइटेड प्रोविंस में, बिहार में, असम में, बॉम्बे में, बंगाल और मद्रास, मतलब 6 प्रोविंस में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल भी स्टार्ट हो गया। 1937 में पहला प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ। और 1 अप्रैल 1930 में क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, ऑलरेडी डिस्कस। 1937 में क्या था, बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बर्मा को सेपरेट कर दिया गया। और फरवरी 1937 में क्या होता है, फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन हैपेंड, जो ऑलरेडी कर दिए। कितना होता है, 11 प्रोविंसेस में होता है, ठीक है। और टोटल सीट कितना था, 1585, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 711 वोट मिला। मेजोरिटी गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस इन मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। ये मतलब मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस में कांग्रेस का गवर्नमेंट बना, मतलब मेजोरिटी में। और पंजाब में किसका बना, यूनियनिस्ट पार्टी प्लस मुस्लिम लीग। अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर चलो ख़त्म ही कर देते हैं। उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, ठीक है। पहला डिमांड रखा गया था 1895 में बाई बाल गंगाधर तिलक, जो कि वर्बल था। और ऑफिशियल डिमांड रखा गया 1934 में एम एन रॉय के द्वारा, ठीक है। और 1940 में आपका अगस्त ऑफर आता है, वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। इसमें क्या क्या प्रपोजल था वो देखते हैं। मैक्सिमम इंडियंस विल पार्टिसिपेट इन वाइसरॉय हिज काउंसिल, मतलब मैक्सिमम इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है वाइसरॉय उसके काउंसिल में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वॉर एडवाइजरी कमेटी, एक आपका वॉर एडवाइजरी कमेटी बनाया गया। नेक्स्ट, इट्स राइट ऑफ इंडियन टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, सो आफ्टर वॉर इंडिया विल बी डिक्लेयर एज इंडिपेंडेंट। इसमें राइट दिया इंडियन को कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ताकि वॉर के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिए। और इस प्रपोजल को क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसका 17 अक्टूबर 1940 में आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया गया, कहाँ पे, इन पवनार आश्रम, महाराष्ट्र में। किसने दिया था, गिवन बाय मोहनदास करमचंद गांधी। पहला कौन था इसमें शामिल होने वाले, विनोबा भावे, और दूसरा पंडित नेहरू, ठीक है। अब आता है आपका 1942 में क्रिप्स मिशन। इसका प्रपोजल क्या था, आफ्टर वॉर देयर विल बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब वॉर के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। प्रोविंसेस विल गेट राइट टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन और विल एक्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोविंस को राइट मिलेगा कि वो अपना खुद का लॉ बना सके या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करे। मुस्लिम लीग विल गेट राइट टू मर्ज इन इंडिया और मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मुस्लिम लीग या तो इंडिया में मर सकते हैं या फिर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ब्रिटिश विल प्रोटेक्ट इंडिया टिल इंडिया मेड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा जब तक इंडिया खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता। इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। और अगस्त 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये तो रेलवे वाला बैच में बताती हैं, रेलवे वाला क्लास में, जिसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता था। अब आता है 1947 में आपका कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें क्या था, 3 मेंबर था, क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। और 1/0/1946 में क्या था, पहला ही इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। टोटल मेंबर कितना था, 389, इन विच 292 फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस था, 93 प्रिंसली स्टेट्स था और 4 ब्रिटिश कमिश्नरीज थे। इलेक्शन आपका 296 सीट पे होता है, एंड नॉमिनेशन आपका 93 सीट पे होता है, जिसमें से मेजोरिटी में आईएनसी को मिलता है 208 सीट, ठीक है। इंडियन नेशनल को, मुस्लिम लीग के पास 73 सीट जाता है, अदर्स के पास 15 सीट जाता है। उस टाइम वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड वेवेल था। 2 सितंबर 1946 को क्या था, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट बनता है इंडिया का, ठीक है। और इसमें कौन कौन क्या था, कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, चेयरमैन हो जाएगा आपका लॉर्ड वेवेल। पीएम एंड फॉरेन मिनिस्टर किसको बनाया गया, पंडित नेहरू को। होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। एजुकेशन मिनिस्टर आपका सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डिफेंस मिनिस्टर आपका एस बलदेव सिंह को बनाया गया। हेल्थ मिनिस्टर आपका गजनफार अली खान को बनाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर आपका लियाकत अली खान को बनाया गया। लेबर मिनिस्टर आपका बाबू जगजीवन राम को बनाया गया। इंडस्ट्री मिनिस्टर आपका जॉन मथाई को बनाया गया। माइंस एंड पोर्ट्स मिनिस्टर आपका एस सी भाभा को बनाया गया। रेलवे मिनिस्टर आपका अरुणा आशफ अली बना। लॉ मिनिस्टर आपका जोगिंदर नाथ मंडल बना। कॉमर्स मिनिस्टर आपका आई चंडीगढ़ बने।
और कम्युनिकेशन मिनिस्टर आपका अब्दुल राब निस्तार बने। ठीक है, अब देखते हैं मीटिंग इसका जो हुआ था, मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला मीटिंग हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 में। इसका टेम्प्रेरी चेयरमैन आपका था डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। और सेकेंड मीटिंग जो हुआ 11 दिसंबर 1946 में, इसका जो चेयरमैन हो गया आपका राजेंद्र प्रसाद हुए और वाइस चेयरमैन आपका डॉक्टर एस सी मुखर्जी थे और लीगल एडवाइजर इसका कौन था, बी एन राव। तीसरा मीटिंग होता है 13 दिसंबर 1946 में, देख रहे हैं 2 दिन का गैप है। पंडित नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या था, पंडित नेहरू आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देते हैं। 20 फरवरी 1947 में क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बाय ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट इटली। ठीक है, ब्रिटिश पीएम जो क्लेमेंट इटली उसने डिक्लेयर किया कि इंडिया अब आज़ाद हो चुका है। मार्च 1947 क्या था, वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को बना करके भेजा जाता है। माउंटबेटन प्लान लेकर के आते हैं, ठीक है, जिसमें डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो 4 जुलाई 1947 क्या बिल पास होता है जो 18 जुलाई 19 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तौर पे आता है। सॉरी कहाँ चल गया। अब देखते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट में भी मीटिंग आपका 29 अगस्त 1947 होता, मतलब आज़ादी के बाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी बना जिसमें 7 मेंबर थे। चेयरमैन जिसका बी आर अम्बेडकर था, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अदर मेंबर कौन के थे, डीपी किसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का डीपी खेतान, जिसकी मृत्यु के बाद आपका टीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया। फिर नेक्स्ट बना बी एल मित्रा, जिसने रिजाइन कर दिया तो उसकी जगह पर माधवराव बना। तीसरा हो जाएगा के एम मुंशी। चौथा हो गया एम डी सदुल्ला। पाँचवा हो गया गोपाल स्वामी अयंगर। 6 हो गया स्वामी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, ये आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। मेजर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन कौन था, एक ड्राफ्टिंग कमेटी ऑलरेडी डिस्कस। दूसरा यूनियन पावर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, बी आर अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी का पंडित नेहरू। ठीक है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया था। तो इसमें पहला डिबेट हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को। सेकंड डिबेट जो हुआ था 15 नवंबर से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और थर्ड डिबेट जो हुआ था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। उसके बाद आपका 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बना और मनाया जाता है रिपब्लिक डे के तौर पे। अब देखते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे, पंडित नेहरू को बनाया गया। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल है, ये भी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। माइनॉरिटीज कमेटी के भी चेयरमैन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी ये इसका हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी का हो जाएंगे पंडित नेहरू। नेशनल फ्लैग कमेटी का टेम्परेरी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और परमानेंट आपका जे बी कृपलानी। कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, जी वी मालंकर। होम कमेटी आपका पट्टाभी सीतारामैया। लैंग्वेज कमेटी आपका मोतुरी सत्यनारायण। ऑर्डर ऑफ ट्रेड कॉमर्स ये आपका के एम मुंशी को दिया गया। तो यहाँ तक थे आपका, तो पहला पार्ट इसमें ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और जो जो कमेटी आपका बना आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आ जाएंगे मेजर आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। फॉर PDF ज्वाइन टेलीग्राम विच इज द लिंक इज in my YouTube bio. Okay, you can check. Thank you.